नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में कोरोना के 37,750 नए केस, 123 लोगों की मौत, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 हुई। आज 2 करोड़ श्रमिकों को भत्ता देंगे सीएम योगी, खातों में भेजेंगे 1,000 रुपए। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, मजीठिया से लाली मजीठिया होंगे उम्मीदवार। कड़ाके की ठंड से ठिठुरे पंजाब हरियाणा, 5 से 7 जनवरी तक हल्की बारिश की भी संभावना। मथुरा में कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 4 श्रद्धालु समेत 11 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 44। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर तेज रफ्तार के साथ देश भर में फैलने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई के साथ ही पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी संक्रमित की संख्या अब बढ़ने लगी है। कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 33,750 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,45,582 हो चुकी है। हालांकि इस दौरान कोरोना से 10,846 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,42,95,407 हो चुकी है, जबकि इस महामारी के चलते अब तक 4,81,893 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अब तक रिकॉर्ड 145 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 हो गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 639 लोग ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर सबसे तेजी के साथ कोरोना फैलता जा रहा है। रविवार को कोरोना संक्रमण के 11,877 नए मामले सामने आए, जो एक दिन पहले आए हैं और मामलों से 2,707 अधिक है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के 50 मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि महाराष्ट्र में 9 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,41,542 पर पहुंच गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 11,877 मामलों में से 7,792 मामले सिर्फ मुंबई से आए हैं। प्रदेश सरकार सोमवार को 2 करोड़ यानी कि आज 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देगी। पहले चरण में 1,000 रुपए की धनराशि सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। योगी सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने का ऐलान किया है। दिसंबर से मार्च यानी 4 माह तक 500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। कुल 2,000 रुपए दिए जाने हैं, जिसकी 1,000 रुपए की 2 किस्तें जारी होंगी। इस समय प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 5,90,08,745 है। इनमें से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की संख्या 3,81,60,725 और BOCW बोर्ड के अंतर्गत कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या 1,27,48,020 है। इनमें से पहले चरण में कुल 2 करोड़ कामगारों के खाते में भरण पोषण भत्ता भेजा जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने 5 उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। 2 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए सुखजिंदर राज सिंह लाली मजीठिया को मजीठा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। अमृतसर सेंट्रल से डॉक्टर अजय गुप्ता को टिकट दी गई है। पार्टी ने तरनतारन से डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल, जालंधर कैंट से सुरिंदर सिंह सोढी और मलोट से डॉक्टर बलजीत कौर को उम्मीदवार बनाया है। आप अपने उम्मीदवारों की सूची लगातार जारी कर रही है। गुरुवार को ही पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की 6वीं सूची जारी की थी। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 101 उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटें हैं। पार्टी को अब 16 प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। एडवोकेट अमरपाल सिंह को आपने श्री हरगोविंदपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। जीवनजोत कौर अमृतसर पूर्व से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगी। सिद्धू वर्तमान में इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हालांकि उनके पटियाला से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अमृतसर पश्चिम से डॉक्टर जसवीर सिंह को आपने टिकट दी है। अमलोह से गुरिंदर सिंह आपकी टिकट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। नरेंद्र पाल को भी सवना को फाजिल्का, प्रीतपाल शर्मा को गिदवाड़ा से भी टिकट दी गई है।
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। हरियाणा और पंजाब शीतलहर की चपेट में है। दोनों ही प्रदेशों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिससे सर्दी हाड़ कपा रही है। साथ ही घना कोहरा भी छा रहा है। आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में 5 से 7 जनवरी के बीच बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान और गुजरात में 6 और 7 जनवरी को बारिश होगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा में हिसार, रेवाड़ी और पंजाब में भटिंडा सबसे अधिक सर्द रहे। हिसार, रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान 2 और भटिंडा में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि हिसार का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। लगातार पड़ रही सर्दी के बीच दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर मिली है। अगर दिन में धूप निकलती है तो फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। कृषि वैज्ञानिक भी किसानों को मौसम साफ होने पर ही सिंचाई करने की सलाह दे रहे हैं। पिछले साल कुंभ के बाद मथुरा जनपद में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी सबक नहीं लिया गया है। इसका परिणाम इस वर्ष भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों जनपद के तीर्थ स्थलों पर हुई भीड़ के कारण कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़े तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। बीते एक सप्ताह में जनपद में कोरोना के केस तेजी से के साथ बढ़ रहे हैं और रविवार को 4 श्रद्धालु सहित 11 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इससे सक्रिय केसों की संख्या भी 44 पर पहुंच गई है। रविवार को जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 बिहार के पटना, 1 मध्य प्रदेश और 1 बुलंदशहर का श्रद्धालु भी शामिल है। इसके साथ ज्योति नगर निवासी 35 वर्षीय युवक, राधापुरम निवासी 76 वर्षीय महिला, प्रकाश नगर निवासी 15 वर्षीय किशोर के साथ में अन्य लोग भी इस संक्रमण की चपेट में आए हैं। पटना निवासी 60 वर्षीय महिला भी खास तौर पर इसके चपेट में आई है। भूदेव के अनुसार शनिवार को विभाग ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग करते हुए करीब 3926 सैंपल लिए थे, जिनमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड पॉजिटिव मरीजों में लगातार सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी बढ़ा दी है। जनपद में टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक 16,10,856 लोगों को कोरोना डोज पहली खुराक उनकी मिल चुकी है, जबकि 8,06,663 को डोज वो दोनों लग चुकी हैं। कुल मिलाकर अभी तक 24,76,919 डोज वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के 37,750 नए केस, 123 लोगों की मौत, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 हुई। आज 2 करोड़ श्रमिकों को भत्ता देंगे सीएम योगी, खातों में भेजेंगे 1-1 रुपए। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, मजीठिया से लाली मजीठिया होंगे उम्मीदवार। कड़ाके की ठंड से ठिठुरे पंजाब, हरियाणा, 5 से 7 जनवरी तक हल्की बारिश की भी संभावना। मथुरा में कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 4 श्रद्धालु समेत 11 नए संक्रमित मिले। सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 44। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में 84 डॉक्टर एक साथ संक्रमित मिले हैं। एक साथ इतनी संख्या में मिले संक्रमित डॉक्टरों से एनएमसीएच समेत पूरी राजधानी में हड़कंप मच गया है। मेडिकल कॉलेज से 194 लोगों का सैंपल भी लिया गया था, जिसमें एक साथ इतने डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे आशंका बढ़ गई है कि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज, स्टाफ और आसपास में कोरोना विस्फोट हो चुका है और इसकी इतनी चपेट में कई लोग आ सकते हैं। अस्पताल प्रबंधन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे ड्यूटी पर थे और मेडिकल स्टाफ के साथ साथ मरीजों के भी संपर्क में थे। ऐसे में मरीजों और उनके परिजनों की पहचान कर उनकी जांच की जाए ताकि पता चल सके कि ये लोग कोरोना के किस वेरिएंट के तहत बीमार पड़े हैं। वहीं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टरों में कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं। अस्पताल कैंपस में ही उन्हें क्वारंटाइन रहने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं रविवार को बिहार में कुल 352 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक पटना में 142 मामले सामने आए, जबकि गया में अभी तक 12 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंगेर और जहानाबाद में 13 नए मामले आए हैं। बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 1000 के पार हो गई है। रविवार को 352 नए मामले आने के बाद एक्टिव मामले बढ़कर 1074 हो गए हैं। रिकवरी रेट भी अब घटकर 98.19 हो गया है। 24 घंटे में 95,875 लोगों की ही जांच हो पाई है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट किया है। राज्य में एक दिन में कोरोना के नए मामलों में 77% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंदिरा गांधी मेडिकल साइंस के 4, एम्स के 2 और अन्य अस्पतालों में 2, बिहटा की एक महिला डॉक्टर और पीएमसीएच के एक डॉक्टर की पत्नी भी, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। एनएमसीएच की इमरजेंसी में 16 डॉक्टरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों के संक्रमित होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। पंजाब कांग्रेस में नेताओं के बीच कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच तल्खियां बढ़ने लगी हैं। सिद्धू के लगातार हमलों के बीच उप मुख्यमंत्री रंधावा ने भी जब उनके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। रंधावा ने सिद्धू पर सियासी हमला करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश तक कर डाली है। चंडीगढ़ में एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उप मुख्यमंत्री रंधावा ने सिद्धू के पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के दूल्हा हैं। चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला विधायक करेंगे। इसी बारे में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी भी आधिकारिक बयान दे सकते हैं। रंधावा ने इस दौरान सिद्धू को संगठन की ताकत बताते हुए कहा कि पार्टी बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी में प्रधान मुख्यमंत्री से भी बड़ा रुतबा होता है। उन्होंने सिद्धू को कांग्रेस का कल्चर सीखने की भी सलाह दी। गृह मंत्रालय छोड़ने की पेशकश कर उन्होंने कहा कि सिद्धू अति महत्वाकांक्षी हैं। जब से उन्हें गृह मंत्रालय मिला है, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज चल रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिद्धू के अकाली नेता मजीठिया को लेकर भी दिए जाने वाले बयान पर कहा कि मजीठिया पर ड्रग्स को लेकर की गई कार्रवाई कानून के अनुसार हुई है। सिद्धू इसके बारे में जो बयान दे रहे हैं उससे यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस ने यह कार्रवाई बदले की भावना से करवाई है। उन्होंने कांग्रेस प्रधान से गुजारिश करते हुए कहा है कि पंजाब के लोगों को इंसाफ लेने दें। सिद्धू के मजीठिया को गिरफ्तार न करने को लेकर सरकार पर किए जा रहे हमले के बारे में रंधावा ने कहा है कि कानून जो कहेगा वही बात होगी। आपको बता के कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी माना जाता है। कैप्टन के खिलाफ सिद्धू ने रंधावा के साथ मिलकर ही मोर्चा खोला था। केंद्रीय राज्य मंत्री व पंजाब चुनाव सह प्रभारी मीनाक्षी लेखी रविवार को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में दाखिल अमनदीप का हाल जानने पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि अमनदीप कौर के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की घटना हमारी सरकार, पुलिस और प्रशासन की गलत तस्वीर पेश करती है। उनका कहना है कि घर के बाहर निकलकर काम करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है तो उसे समझना चाहिए कि ना वो इस तरह से सड़क पर उतरे, उसके साथ बदसलूकी करनी चाहिए। अमनदीप कौर के साथ बदसलूकी की घटना को गलत बताते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घायल अमनदीप कौर को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान पीएम मोदी ने हर देशवासी को वैक्सीन लगाने को कहा और इस काम को कर्मचारियों ने बखूबी निभाया है।
यही कारण है कि 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश में अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सका है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में टीकाकरण की जिम्मेदारी निभाने वाले देशभक्ति का काम किया है और सरकार की ओर से जो उनका हक बनता है वो उन्हें जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी कर्मचारी को यह सुविधा दी गई है, जबकि पंजाब के कर्मचारियों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पंजाब सरकार की राज्य विरोधी नीतियों के चलते प्रदेश पर लाखों करोड़ रुपए कर्ज है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उद्योग को भाजपा सरकार ही फिर से पुनर्जीवित कर सकती है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष आबकारी नीति पर सरकार को घेर सकता है, वहीं सत्ता पक्ष इस नीति से एक कदम पीछे हटने के मूड में नहीं है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी सत्ता पक्ष व विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे। ताजा विवाद एमसीडी द्वारा संचालित राजन बाबू टीबी अस्पताल की जर्जर इमारत को लेकर सपा सरकार व भाजपा के बीच टकराव हो सकता है। सत्र की अवधि छोटी होने की वजह से विपक्ष जहां जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं सरकार भी एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हावी रहने की रणनीति को उसने तैयार किया हुआ है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम भी तैयार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमीर जेलेंस्की को आश्वस्त किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है तो अमेरिका निर्णायक और करारा जवाब उसे देगा। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सैन्य बिल्डअप के साथ ही बाइडेन ने एक फोन कॉल के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की को स्पष्ट किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी निर्णायक रूप में जवाब देंगे। यदि रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राजनयिक प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जो कि अगले सप्ताह द्विपक्षीय रणनीतिक स्थिरता वार्ता के साथ शुरू होगा। जेलेंस्की के साथ अपने कॉल में बाइडेन ने यूक्रेन को उसके भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए आपके बारे में कुछ भी नहीं के सिद्धांत के लिए वॉशिंगटन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैन्य निर्माण चल रहे हैं। तनाव के बीच 10 जनवरी को जिनेवा में रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के व्यक्तिगत रूप से मिलने के कुछ दिन पहले बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके तहत ये बातचीत की जा रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में कोरोना के 37,750 नए केस, 123 लोगों की मौत, ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 1700 हुई। आज 2 करोड़ श्रमिकों को भत्ता देंगे सीएम योगी, खातों में भेजेंगे 1-1 रुपए। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की 7वीं सूची, मजीठिया से लाली मजीठिया होंगे उम्मीदवार। कड़ाके की ठंड से ठिठुरे पंजाब हरियाणा, 5 से 7 जनवरी तक हल्की बारिश की भी संभावना। मथुरा में कोरोना की दस्तक, 24 घंटे में 4 श्रद्धालु समेत 11 नए संक्रमित मिले, सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 44। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच रामलला के दर्शनार्थियों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। माना जा रहा है कि जब श्री रामलला भव्य गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे तो प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त रामलला का दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में सुरक्षा का नया खाका तैयार करने को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुरक्षा एजेंसियों के साथ मंथन करने में जुटा हुआ है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। इसके लिए स्पेशल फोर्स का गठन भी किया जाएगा। स्पेशल फोर्स में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ व सिविल पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। संभावना जताई जा रही है कि राम मंदिर 2023 में भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में गर्भगृह में रामलला को विराजित करने का लक्ष्य तय कर रखा है। हालांकि
पूरी तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य 2025 में पूरा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मानना है कि राम मंदिर को दर्शन के लिए खोले जाने पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होगी, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना भी जरूरी हो गया। इसी को लेकर ट्रस्ट और पुलिस के अधिकारियों के बीच लगातार जो है बातचीत जारी है। अयोध्या में 29 व 30 दिसंबर को ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में श्री राम जन्मभूमि के सुरक्षा सलाहकार के शर्मा भी शामिल थे। तय हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा अभेद होगी। सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श करने के बाद सुरक्षा की पूरी योजना सरकार के सामने प्रस्तुत की जाएगी। सुरक्षा का मास्टर प्लान राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य और बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी के शर्मा तैयार करेंगे। मंदिर की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन भी किया जाएगा। यह स्पेशल फोर्स डीजी के निर्देशन और समीक्षा के आधार पर गठित होगी। स्पेशल फोर्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से लेकर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और सिविल पुलिस के जवान भी शामिल होंगे। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के माने तो श्री राम जन्मभूमि परिसर में कई घेरे की सुरक्षा होगी। हर घेरे की सुरक्षा अलग अलग एजेंसियां करेंगी। पहले घेरे की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सिविल पुलिस के जवानों के कंधों पर होगी। समाजवादी इत्र बनाने वाले सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के ठिकानों से आयकर विभाग की तीसरे दिन 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद और 10 करोड़ की बोगस एंट्री के जो है वो दस्तावेज मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट से करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश के कागजात पाए गए थे। बड़ी संख्या में सीज कागजातों की जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने पंपी जैन और मलिक ग्रुप के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और हाथरस के 35 परिसरों पर छापेमारी की थी। शनिवार तक कानपुर और लखनऊ सहित 15 परिसरों की जांच पूरी हो गई थी। रविवार को 8 और दफ्तर, गोदाम और कॉर्पोरेट ऑफिसों की जांच भी हो गई थी। अभी भी 12 जगह छानबीन चल रही है। आयकर विभाग के सूत्रों के माने तो पंपी जैन के मुंबई स्थित घर से 2 करोड़ रुपए पहले ही मिल गए थे। साथ ही मिडिल स्टेट से लगभग 40 करोड़ के निवेश के प्रमाण पत्र भी मिले। इसके आगे की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि पंपी जैन ने कोलकाता की बोगस कंपनियों के जरिए 10 करोड़ रुपए की जो है एंट्री ली थी। इन कंपनियों की पड़ताल से सभी फर्जी पाई गई हैं और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की फर्जी खरीद बिक्री के प्रमाण भी मिले हैं। यह भी पाया गया है कि कागजों में कुल कारोबार में आधा मुनाफा, आधी बिक्री दिखाई जा रही है। इसकी जांच पे बिल जो है वो बोकस है। और कानपुर स्थित पंपी जैन के बहनोई के दोनों घर सील कर दिए गए। अभी इनकी जांच नहीं की गई। वहीं मलिक ग्रुप के यहाँ 3.5 करोड़ रुपए कैश मिलने के साथ ही तमाम कागजों और रजिस्टरों को सील किया गया है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना मन बदल लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि पार्टी चाहेगी तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि योगी के ऐलान की वजह से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अखिलेश यादव से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद लड़ेंगे? इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े बड़े चुनाव भी लड़े हैं मैंने। समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो चुनाव मैं जरूर लड़ूंगा। यह पूछे जाने पर कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो सपा अध्यक्ष ने कहा कि जो भी क्षेत्र समाजवादी पार्टी तय कर देंगे, जिस क्षेत्र के लोग बुलाएंगे वहीं से लड़ जाऊंगा। इससे पहले पिछले साल 1 नवंबर को उन्होंने कहा था कि वह खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव खुद नहीं लड़ूंगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन इस बार वह विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। योगी ने कुछ पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में कहा कि मेरे चुनाव लड़ने पर कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं चुनाव कहां से लड़ूंगा इस बात का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। जब उनसे पूछा गया कि वह अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या मथुरा से या गोरखपुर से, तब उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज जोहान्सबर्ग के वार्डरसन मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में
1-0 से आगे है। सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के पहले मैच में उसने 113 रनों से जीत दर्ज की थी। जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है। वहीं जोहान्सबर्ग के मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। वह यहां पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। टीम इंडिया अगर वार्डशन में टेस्ट मैच जीत लेती है तो पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कम ही बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार जोहान्सबर्ग की पिच पर टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ उतर सकती है। विराट कोहली अपने स्टार स्पिनर आर अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर कर सकते हैं और उनकी जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को शामिल किया जा सकता है। उमेश यादव लगातार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में उन्हें इस पिच से जो है पूरी मदद मिलने की संभावना है। टीम इंडिया अगर इस मुकाबले को जीत लेती है तो कप्तान विराट कोहली के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। कोहली बतौर टेस्ट कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ के नाम है। टीम इंडिया अगर जोहान्सबर्ग में जो टेस्ट मैच है उसको अगर वो जीत लेती है तो विराट कोहली स्टीव वाह की बराबरी कर लेंगे। स्टीव वाह ने 57 टेस्ट कप्तानी करते हुए 41 में जीत हासिल की है, जबकि कोहली ने 67 में से 40 मैच जीते हैं। उनके पास जोहान्सबर्ग में वाह की बराबरी करने का पूरा मौका है। इंद्रपुरी इलाके में ड्रग सप्लायर को पकड़ने गई नारकोटिक्स दस्ते पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है। लाठी डंडे से हमले के बाद दस्ते पर गोलियां चलाई गई। गोली किसी पुलिसकर्मी को नहीं लगी है। हालांकि हमले में इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार फायरिंग में अमित और शोएब घायल हुए हैं। अमित पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले अन्य आरोपियों की पहचान करना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बवाल के बीच धर्मवीर पल्ला फरार हो गया है। पुलिस उपायुक्त ब्रजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नारकोटिक्स दस्ते की टीम शनिवार सुबह 8:30 बजे ड्रग सप्लायर धर्मवीर पल्ला को गिरफ्तार करने के लिए इंद्रपुरी स्थित उनके घर गई थी। पुलिस टीम ने उनके घर पर दबिश दी, वहां कोई नहीं था। टीम ने आसपास के इलाकों में तलाश भी शुरू कर दी। उसी वक्त 50 से 60 लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया और डंडे से भी हमला बोल दिया। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भीड़ के सामने जो पुलिस है वो बेबस दिखी। ब्रजपाल ने भी भीड़ के पैरों पर निशाना लगाकर गोली चलाई और टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है, जिनकी पहचान रघुवीर नगर निवासी अमित और शोएब के रूप में हुई है। दोनों के पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं पथराव में जो घायल हुए हैं उनका प्राथमिक जो उपचार है पुलिस वालों का वो किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।